नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, ये हमारा सिविक्स का तीसरा चैप्टर है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। अब देखो, ये जो हमारे समाज में सोशल डाइवर्सिटी है, ये इस डेमोक्रेसी को थ्रेटन नहीं करता है। जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 में देखें, श्रीलंका वाला केस और बेल्जियम वाला केस। श्रीलंका और बेल्जियम वाले केस से ये बात तो निश्चित है, यानी कि स्पष्ट तो हो गया कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग की ज़रूरत है। डेमोक्रेसी में कंट्री चाहे कोई भी हो, डाइवर्सिटी वहाँ एग्जिस्ट करती है। ये डाइवर्सिटी जेंडर के रूप में हो सकता है, रिलीजन के रूप में हो सकता है, कास्ट के रूप में हो सकता है। तो अगर ये डाइवर्सिटी है तो इसका मतलब ये है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम में, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में इन सोशल डिफरेंसेस का ठीक ठाक रोल होने वाला है। इन सोशल डिफरेंसेस को जैसे डेमोक्रेसी में इन सोशल डिफरेंसेस को एकोमोडेट किया गया है, तो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस इज पॉसिबल एंड समटाइम्स क्वाइट डिजायरेबल इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। तो इस चैप्टर में हम लोग इन आइडियाज़ को जो है इम्प्लीमेंट करेंगे टू द प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। हम लोग 3 काइंड्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस को देखेंगे दैट कैन टेक द फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन एंड इनइक्वलिटीज, एंड देयर आर सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। प्रत्येक केस में वी लुक एट द नेचर ऑफ दिस डिवीजन इन इंडिया एंड हाउ इट गेट्स एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग अच्छे से डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। वी ऑल्सो आस्क वेदर डिफरेंट एक्सप्रेशंस बेस्ड ऑन दिस डिफरेंसेस आर हेल्दी और अदरवाइज इन अ डेमोक्रेसी। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग इस चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, फटाफट अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी कर लें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा जेंडर एंड पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं। लेट अस बिगिन विद जेंडर डिवीजन। जेंडर माने जैसे मेल फीमेल होता है, तो जेंडर तो यही होता है। तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ हायरार्किकल सोशल डिवीजन seen everywhere but is rarely recognized in the study of politics। हर जगह हमें ये डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, एंड दिस इज हायरार्किकल सोशल डिवीजन। और जेंडर डिवीजन टेंड्स टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल है, और ये अनचेंजेबल है, क्योंकि नेचुरली कोई अगर मेल है तो नेचुरली है, फीमेल है तो नेचुरली है। बट पॉलिटिक्स में इनका जो है it is rarely recognized in the study of politics. So, however, it is not based on biology but on social expectation and stereotypes. तो इसको अगर हम लोग देखें तो जैसे कि पब्लिक या प्राइवेट डिवीज़न एक हो सकता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ एक कार्टून के माध्यम से कुछ बताया गया है कि व्हाई आर वी डिस्कसिंग थिंग्स लाइक हाउस होल्ड वर्क इन दिस टेक्स्ट बुक और ऑन पॉलिटिकल साइंस, इज दिस पॉलिटिक्स? तो why not? If politics is about power, then surely male dominance in the household should be considered political। तो काफ़ी बढ़िया ये कार्टून के माध्यम से हमें बताया गया है। तो देखो, पब्लिक या प्राइवेट डिवीज़न की अगर बात करें तो जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज़ हाउस होल्ड वर्क और हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रेन। अब जैसे कि देखो, घर में भी अगर हम लोग देखते हैं तो ये हम लोग समाज में ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि ये चीज़ें हमें देखने को मिलता है, और इन चीज़ों को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने समाज में। होता क्या है बेसिकली कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो गर्ल चाइल्ड हैं, तो उन्हें बेसिकली मतलब कहीं ना कहीं ये समाज जो है उनके मन में डाल देता है कि उनका काम घर के काम को करना है, और बच्चों को पालना पोसना है उनका काम। तो दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर, एंड मोस्ट फैमिलीज़ में हमें सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर देखने को मिलता है। तो क्या होता है सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर? जैसे वुमेन डू ऑल वर्क इनसाइड दी होम, जैसे कि कुकिंग हो गया, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। उसी प्रकार से मैन डू ऑल दी वर्क आउटसाइड दी होम, and it is not that men cannot do household work,
ऐसा नहीं है कि जो मेन हैं वो घर के काम को नहीं कर सकता है। दे सिंपली थिंक दैट इट इज़ फॉर वुमन टू अटेंड टू दीज थिंग्स। उनका ये मानना है, यानी कि मेन का ये मानना है कि महिलाओं का काम, लड़कियों का काम घर के काम को देखना है, जबकि लड़कों का काम घर के बाहर के काम को देखना है, उनका ये मानना है। एंड व्हेन दिस जॉब्स आर पेड, जैसे कि अगर इन कामों के लिए, अगर जैसे घर वाला काम है, घर में कपड़े धोने हैं, टेलरिंग करने हैं, खाना बनाना है, अगर ये काम इन कामों के लिए अगर अगर पे किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, तो मैन आर रेडी टू टेक अप दिस वर्क। इन कामों को करने के लिए मेन जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे होटल में, रेस्टोरेंट्स में हमें मेन ही दिखते हैं काम के काम मतलब इस तरह के कुकिंग वगैरह सब करते हुए, जबकि वो घर में ये करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि होटल रेस्टोरेंट में उन्हें पैसे मिलते हैं इन काम को करने के लिए। तो इन कामों को करने के लिए अगर उन्हें पैसे मिलते हैं तो दे कंसीडर्ड इट एज वर्क, जबकि वही काम जो महिलाएं करती हैं, घर में करती हैं, और उन्हें किसी तरह के कोई पैसे नहीं मिलते हैं, उन्हें पे नहीं किया जाता है, तो इनको वर्क नहीं माना जाता है। व्हेन दिस जॉब्स आर पेड, men are ready to take up these works. Most tailors or cooks in hotels are men. Similarly, it is not that women do not work outside their home. ऐसा नहीं है कि जो महिलाएं हैं वो घर के बाहर के काम को नहीं करती हैं। गांव में वुमेन फेच वाटर, पानी लाने जाती हैं, फ्यूल कलेक्ट करती हैं, और जो फील्ड्स होते हैं, खेत वगैरह सब होते हैं, वहाँ पर भी वो काम करती हुई नज़र आती हैं। उसी प्रकार से अर्बन एरियाज में, जो शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ पर पुअर वुमन पुअर वुमन वर्क एज डोमेस्टिक हेल्पर। जो पुअर वुमन है वो डोमेस्टिक हेल्पर के रूप में काम करती हैं। वाइल मिडिल क्लास वुमन वर्क इन ऑफिसेस। जो मिडिल क्लास वुमेन है वो ऑफिसेस में भी काम कर रही होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल ही घर के बाहर काम कर सकते हैं, महिलाएं भी घर के बाहर काम कर सकती हैं। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ वुमेन डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर। डोमेस्टिक लेबर के अलावा वो लोग थोड़े बहुत पेड वर्क भी करती हैं, बट देयर वर्क इज़ नॉट वैल्यूड एंड डज नॉट गेट रिकॉग्निशन। उनके वर्क को वैल्यू नहीं दिया जाता और रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता है। The result of this division of labor is that although women constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics, is minimal in most societies. चूँकि हम सभी लोग जानते हैं कि वुमेन जो हैं इस ह्यूमैनिटी की लगभग आधी आबादी है, लेकिन उनके रोल पब्लिक लाइफ में काफ़ी लिमिटेड है। ख़ास करके अगर पॉलिटिक्स में देखें तो उनके रोल काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, बहुत ही मिनिमल हैं। अर्लियर ओनली मेन वेर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स। पहले सिर्फ पब्लिक अफेयर्स में सिर्फ मेन अलाउड थे, उन्हें ही वोटिंग राइट्स मिला हुआ था, कॉन्टेस्ट फॉर पब्लिक ऑफिसेज। लेकिन धीरे धीरे जेंडर इशू जो हैं इनको रेज किया गया पॉलिटिक्स में, एंड वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड, वो लोग ऑर्गेनाइज हुई, एजिटेट हुई फॉर इक्वल राइट्स, एजिटेटेड फॉर देयर इक्वल राइट्स। और देर वेर एजिटेशंस इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में एजिटेशंस हुए, प्रोटेस्ट हुए फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट्स टू वुमेन। एंड फाइनली जब ये आंदोलन हुआ तो इन आंदोलन के बाद जो हैं दी वुमेन गॉट देयर पॉलिटिकल राइट्स। दिस एजिटेशंस डिमांडेड एनहांसिंग एंड the political and legal status of women and improving their educational and career opportunities. तो इन एजिटेशंस के वजह से इट डिमांडेड एनहांसिंग द पॉलिटिकल द एजिटेशन डिमांडेड एनहांसिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन। महिलाओं के पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस को इन्होंने एनहांस किया, उनके एजुकेशनल और करियर अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें प्रोवाइड किया। और जो मोर रेडिकल वुमेन मूवमेंट था, इट वाज एम्ड एट इक्वलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली एज वेल। पर्सनल और फैमिली अफेयर्स में, फैमिली लाइफ में, दोनों जगह पर ये इक्वलिटी चाहती थी, और इसी मूवमेंट को हम लोग फेमिनिस्ट मूवमेंट कहते हैं। तो पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन दिस क्वेश्चंस हेल्प टू इम्प्रूव वुमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ। अब जब पॉलिटिकल एक्सप्रेशन होने लगा जेंडर डिवीज़न का, उसी प्रकार से पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होने लगा इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर, तो इस वजह से महिलाओं के जो रोल हैं पब्लिक लाइफ में वो काफ़ी
फिर धीरे धीरे डिफाइंड होने लगा, धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा। और अब हम लोग देखते हैं कि महिलाएं साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, मैनेजर्स हैं, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, विच वर अर्लियर नॉट कंसिडर्ड सुटेबल फॉर वुमेन, जो पहले महिलाओं के लिए सुटेबल नहीं माना जाता था, और आज जो हैं ये सारे प्रोफेशंस महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। एंड इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, ऐसे सब कंट्रीज़ में महिलाओं को हम लोग प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट्स के रूप में भी देखते हैं, तो दे होल्ड बिग पोजीशंस एज वेल। हम लोग अपने इंडिया में भी टॉप मोस्ट पोजीशन जो कि अपने देश की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, वो वुमन हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। इससे पहले भी हम लोग अपने देश में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के रूप में पहले प्रेसिडेंट के रूप में हमने देखा है। फिर इसी प्रकार से श्रीमती इंदिरा गांधी के रूप में पहली प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी हमने इस देश में देखा है। इसी प्रकार से बहुत सारी महिलाएं पॉलिटिक्स में आज हैं। तो द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज़ वेरी हाई। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज़ वेरी हाई। उसी प्रकार से हम लोग अपने इंडिया में भी पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन को अभी अब ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ठीक ठाक हो पा रहा है। हमारे देश में वुमेन स्टिल लेग, अब भी ये पीछे हैं, मच बिहाइंड मैन डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होने के बावजूद भी महिलाओं का जो रोल है पब्लिक लाइफ में वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमल है, अभी भी लैग कर रहे हैं। पार्टिसिपेशन है बट बहुत पीछे हैं, जितनी अमाउंट में होने चाहिए उतने अमाउंट में नहीं है। अवर्स इज स्टिल अ मेल डोमिनेटेड पैट्रियार्कल सोसाइटी। आज भी हमारा सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी है। व्हाट इज़ पैट्रियार्कल सोसाइटी? एक ऐसा सोसाइटी जहाँ मेल का डोमिनेंस हो, यानी कि मेन का डोमिनेंस हो, ऐसे सोसाइटी को हम लोग पैट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं। तो यहाँ पर वुमेन को काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस फेस करने होते हैं, डिस्क्रिमिनेशंस फेस करने पड़ते हैं, और बहुत तरह से इनके साथ में ऑपरेशंस भी होते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो द लिटरेसी रेट अमॉन्ग वुमेन इज़ ओनली 54% कंपेयर्ड विथ 76% अमॉन्ग मेन। मेन के कंपैरिजन में महिलाओं में लिटरेसी रेट काफ़ी कम है, 54% है, जबकि मेन में 76% है। स्मॉल पॉपुलेशन और प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स गो फॉर हायर स्टडीज़। हायर स्टडीज़ में बहुत ही कम संख्या में महिलाएं जाती हैं, लड़कियां जाती हैं। एंड व्हेन वी look at school results, girls' performance as well as boys' performance, if not better in some places, but they drop out because parents prefer to spend their resources for their boys' education rather than spending equally on their sons and daughters। हम लोग अगर देखें तो हायर एजुकेशंस में लड़कियों का पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है। जिन पैसों को खर्च किए जाने चाहिए थे दोनों के ऊपर, उन पैसों को डाइवर्ट कर दिया जाता है बॉयज़ एजुकेशन के ऊपर। यानी कि आज भी इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में बॉयज़ एजुकेशन यानी कि बॉयज़ के ऊपर बॉयज़ को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, मेल को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, और फीमेल को जो है उनके लिए जिन रिसोर्सेज का प्रयोग होना चाहिए था तो वो रिसोर्सेज जो हैं डाइवर्ट कर लिया जाता है। तो ये समस्या आज भी हमें देखने को मिलते हैं इस सोसाइटी में। नो वंडर द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन अमॉन्ग दी हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब इज स्टिल वेरी स्मॉल। ये जो हाईली पेड जॉब्स हैं तो वहाँ पर वुमेन का प्रोपोर्शंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। ऑन एन एवरेज एन इंडियन वुमन वर्क्स 1 आवर मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे। अगर हम लोग देखें, यदि वर्किंग के मामले में देखें तो ऑन एन एवरेज जो इंडियन वुमेन है वो 1 घंटा ज़्यादा काम करती हैं मेन के रेस्पेक्ट में, वो भी पर डे। लेकिन फिर भी हर वर्क इज़ नॉट पेड एंड देयर फॉर ओपन नॉट वैल्यूड। उनके काम को
वैल्यू नहीं दिया जाता है और उनके वर्क के लिए उन्हें पे भी नहीं किया जाता है। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशंस हमें आज भी अपने सोसाइटी में देखने को मिलता है। उसी प्रकार से 1976 में इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट पास किया गया था और ये एक्ट प्रोवाइड करता है दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क। बराबर काम के लिए, इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेजेस पे किया जाना चाहिए। लेकिन ऑलमोस्ट लगभग सभी एरियाज में, फ्रॉम स्पोर्ट्स एंड सिनेमास टू फैक्ट्रीज एंड फील्ड्स, वुमेन आर पेड लेस। उन्हें कम पैसे दिए जाते हैं सैलरी के रूप में, जबकि काम वो उतना ही करते हैं। व्हेन दे बोथ डू एग्जैक्टली द सेम वर्क, फिर भी उन्हें कम पैसे मिलते हैं। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, parents prefer to have sons and find ways to have the girl child aborted before she is born। तो यानी कि हम लोग अपने देश में आज भी, इंडिपेंडेंस के 70 साल बाद भी, हम लोग अपने देश में बहुत सारे जगह पर फीमेल फिटिसाइड की घटनाओं को सुनते हैं, इन्फेंटिसाइड की घटनाओं को सुनते हैं, जहाँ सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन किया जाता है। और अगर गर्ल चाइल्ड हैं तो गर्ल चाइल्ड को गर्भ में ही मार दिया जाता है, फीटस में ही मार दिया जाता है। और इवन इन सम केसेस हमें इन्फेंटिसाइड भी देखने को मिलता है, यानी कि अगर गर्ल चाइल्ड हैं तो गर्ल चाइल्ड को जन्म लेने के बाद भी मार दिया जाता है। तो इस तरह से फीमेल फिटिसाइड और इन्फेंटिसाइड की घटना बहुत ज़्यादा आज भी हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस देखने को मिल रहा है। और इस वजह से चाइल्ड सेक्स रेशियो हमें अपने देश में 919 है। इसका मतलब ये हुआ कि पर 1000 मेल चाइल्ड देयर इज ओनली 919 फीमेल चाइल्ड। तो ये किस वजह से है? ये तो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस की वजह से ही है। तो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस की वजह से फीमेल चाइल्ड को गर्भ में ही मार दिया जाता है। अगर हम लोग इस मैप के ऊपर देखें तो हमें सेक्स रेशियो वाला मैप है ये, और सेक्स रेशियो इस मैप में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकता है। जैसे 951 से 950 से लेकर के 1000 के लगभग तक जो हैं वो हमें सेक्स रेशियो देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। फिर इस प्रकार से ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वगैरह सब में। फिर इसी प्रकार से 925 से लेकर के 950 तक का सेक्स रेशियो हमें ग्रीन वाले रीजन में देखने को मिल रहा है। और बाकी रीजन जो हैं वहाँ पर हमें 925 से नीचे का सेक्स रेशियो देखने को मिल रहा है, जिसमें राजस्थान आ गया, गुजरात, महाराष्ट्र। यहाँ तो सेक्स रेशियो का काफ़ी ज़्यादा गिरावट है इन सभी रीजन्स में। तो व्हाट डज इट सजेस्ट? ये सजेस्ट इस बात को कर रहा है कि आज भी सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस किए जा रहे हैं, गर्ल चाइल्ड को लोग प्रीफर नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे रीजन में तो 850 से भी कम हो चुका है, 800 से भी कम हो चुका है कुछ रीजन्स में सेक्स रेशियो। एंड देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ हैरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। महिलाओं के अगेंस्ट में वायलेंस हो रहा है, सेक्स हैरासमेंट हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है। तो बहुत सारी घटनाएं हमें प्रत्येक दिन, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक घंटे देखने को मिल रहा है, यानी कि हर एक मोमेंट में जो है कुछ न कुछ बुरी घटनाएं हो रही होती हैं महिलाओं के साथ में। अर्बन एरियाज हैव बिकम पार्टिकुलरली अनसेफ फॉर वुमेन। महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा अनसेफ हो गया है शहरी क्षेत्र जो है, दे आर नॉट सेफ। और इवन विद इन देयर ओन होम फ्रॉम बिटिंग, वो अपने घर में भी सेफ नहीं है, उनके साथ मारपीट किया जाता है, उनके साथ हैरासमेंट होता है, और भी बहुत तरह के डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं उनके साथ में। अब इन सभी चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि वाई शुडंट वुमेन बी प्रोवाइडेड विद सम राइट्स? उन्हें कुछ राइट्स क्यों नहीं मिलने चाहिए? बिल्कुल मिलने चाहिए। अगर इतनी सारी समस्याएं हैं तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं होना चाहिए? तो वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग अगर देखें तो ये इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन्स वेल बींग और अदरवाइज आर नॉट गिवन एडेक्वेट अटेंशंस। पहले इनके ऊपर अटेंशंस नहीं दिया जा रहा था। दिस हैज़ लेड मेनी फेमिनिस्ट एंड वुमेन्स मूवमेंट to the conclusions that unless
वुमेन कंट्रोल पावर, जब तक महिलाओं के हाथ में पावर नहीं जाएगा, देयर प्रॉब्लम्स विल नॉट गेट एडेक्वेट अटेंशन, उनके प्रॉब्लम्स को अटेंशन नहीं मिल पाएगा। वन वे टू एंश्योर दिस इज टू हैव मोर वुमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। एक तरीका इनको ख़त्म करने का ये हो सकता है कि इनको इंश्योर करने का ये हो सकता है कि महिलाओं को ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन मिले, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिले, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले, मोर वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में चुन करके आए, तभी जा करके उनकी समस्याओं के ऊपर अच्छे से विचार किया जा सकता है, उनकी समस्याओं को देखा जा सकता है। इंडिया में द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज़ बीन वेरी लो। लेजिस्लेचर में महिलाओं का प्रोपोर्शन काफ़ी ज़्यादा लो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन members in Lok Sabha has touched 14.36% of its total strength for the first time in 2019। सोच करके देखो, 70 साल आज़ादी के हो गए और आज़ादी के 70 साल होने के बावजूद भी ये 15% भी नहीं पहुंच पाया। यानी कि अब तक का हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का 2019 में रहा था। देयर शेयर इन द स्टेट असेंबलीज इज लेस देन 5%, 5% से भी कम रहा है उनका रिप्रेजेंटेशन इन द स्टेट असेंबलीज। एंड अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो फिर कैसे उनकी समस्याओं को देखा जाएगा। इन दिस रेस्पेक्ट इंडिया इज अमोंग दी बॉटम ग्रुप ऑफ नेशंस इन द वर्ल्ड। अगर इस ग्राफ में हम लोग देखें तो इस ग्राफ में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है। जैसे ये नॉर्डिक कंट्रीज़ में 42.3% महिलाएं जो हैं वहाँ के असेंबलीज में हैं, नेशनल पार्लियामेंट में हैं। उसी प्रकार से अमेरिका में देखें तो 29.5% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है, यूरोप में 26.4%, सब सहारन अफ्रीका रीजन में 23.47%। अब सोच के देखो, सब सहारा अफ्रीका यहाँ पर भी अपने इंडिया से काफ़ी अधिक हैं, लगभग 2 गुने पे हैं। एशिया में भी अगर देखें तो इंडिया काफ़ी पीछे आता है, एशिया में 19.8%, अरब स्टेट्स में 18.6% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है, पैसिफिक रीजन में 15.6%, और वर्ल्ड एवरेज देखें तो 24 है। एंड इंडिया इज़ मच बिलो द वर्ल्ड एवरेज। तो इंडिया 11.8% पे है, विच इज़ मच बिलो। फिर कैसे हो पाएगा महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इंडिया में? इट इज़ मच बिहाइंड द एवरेज फॉर सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। इन द गवर्नमेंट कैबिनेट्स आर largely all male, even when a woman becomes चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर, फिर भी जो कैबिनेट होते हैं वो मेल डोमिनेटेड होते हैं, वहाँ सिर्फ मेल्स ही होते हैं। महिलाएं अगर चीफ मिनिस्टर हैं भी अपने इंडिया में, अगर हम लोग देखें तो अभी एक दिल्ली है जहाँ रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर हैं, फिर वेस्ट बंगाल है जहाँ ममता बनर्जी जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं, फिर अपने देश की राष्ट्रपति जो हैं वो एक महिला हैं। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है is to make it legally binding to have a fair proportion of women in the elected bodies। elected bodies में fair representation हो, fair proportions हो महिलाओं का, एक ये तरीका हो सकता है। तो यही चीज़ तो पंचायती राज में किया गया है अपने इंडिया में। तो पंचायती राज में यानी कि ये जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है, हम लोग वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर देखे थे। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में फर्स्ट लेवल पे यानी कि सेंट्रल लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट हो गई, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के बाद जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं को प्रोवाइड किया गया। तो 1/3 ऑफ द सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज आर नाउ रिजर्व्ड फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। नाउ देर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज में 10 लाख से भी अधिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आज के समय में भारत में। तो इसका मतलब ये हो गया कि
रिप्रेजेंटेशन यानी कि अगर लीगली बाइंडिंग कर दिया जाए तो इससे बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। लेकिन एक और बड़ी समस्याएं देखने को मिलता है, बुक्स में मेंशन तो नहीं किया गया है लेकिन हम लोग समाज में ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको। महिलाएं इलेक्ट हो करके तो चली जाती हैं लेकिन जो उनके मेल काउंटर पार्ट हैं, चाहे उनका बेटा हो या फिर उनके हस्बैंड हो या फिर कोई भी ऐसा मेल काउंटर पार्ट जो उनका होता है, वो सारे काम कर रहे होते हैं। यानी कि महिलाओं को जो है बहुत सारे रीजन में एक तरह से पपेट रिप्रेजेंटेशन के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि चेहरा तो महिला होती है लेकिन काम सारा मेल कर रहा होता है। तो फिर यहाँ पे भी तो हम लोग को मेल मेल की सेंधमारी देखने को मिल रही है। मेल जो है उस मामले में इंटरफेयर कर रहा है, तो ये एक समस्या है। तो इन समस्याओं से भी हमें छुटकारा पाना होगा, तभी जाकर के महिलाएं अपने मुद्दों को आगे रख सकती हैं और उनका सही मायने में रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविस्ट्स हैज़ बीन डिमांडिंग अ तो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन और जो वुमेन एक्टिविस्ट हैं ये लोग डिमांड कर रही हैं सिमिलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटलीस्ट 1/3 ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज फॉर वुमेन। अ बिल विद दिस प्रपोजल वाज पेंडिंग। अब देखो, ये चूंकि थोड़ी पुरानी किताब है, किताब तो नया वाला ही है, 2025-26 का ही अपडेटेड वाला ही। तो क्या था ना कि एक प्रपोज़ल जो है इस चीज़ के रिगार्डिंग पेंडिंग था पार्लियामेंट में, बहुत मतलब काफ़ी साल से। तो अब इस किताब में अपडेट कर दिया है। 2023 में एक बिल लाया जाता है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी कि वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 2023। इनको पास किया जाता है 2023 में, इनको पास किया जाता है। इससे पहले भी प्रयास किया गया था बट ड्यू टू सम और दी अदर रीजंस ये बिल पास नहीं हो पाया था। तो वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल 2023 में पास होते हैं और ये एक कानून बन जाता है। तो इनके कानून बनने के साथ ही इट हैज़ गिवन 33% रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा, स्टेट असेंबलीज एंड अल्सो दिल्ली असेंबलीज। तो दिल्ली के जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, उसी प्रकार से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और फिर जो लोकसभा है, तो इन सभी जगह पर 33% रिजर्वेशन जो है वो लीगली बाइंडिंग कर दिया गया। तो कैसे किया गया? 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास करके किया गया। तो क्या इससे पहले इस तरह का बिल नहीं आया था? तो बिल्कुल आया था, लेकिन लोकसभा में ये पास नहीं हो पाया था, जिस वजह से लीगली बाइंडिंग तो नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि इस बिल को, यानी कि ये वाला जो कानून है, इस कानून को इम्प्लीमेंट किया जाएगा नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन से। तो नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन में इस बात की संभावना तय है, यानी कि ये चीज़ बिल्कुल तय है कि 33% महिलाएं जो हैं वो लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहाँ पर रहने वाली हैं। तो अब फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन जो हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होगा हमारे लेजिस्लेचर में भी, तो शायद कुछ बढ़िया हो सके। तो जेंडर डिवीजन जो है, इट इज़ एन एग्जाम्पल दैट सम फॉर्म्स ऑफ सोशल डिवीजन नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। दिस also shows that disadvantaged groups do benefit when social divisions become a political issue। अब ये इस बात को भी शो कर रहा है कि कुछ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं, उन लोगों को फ़ायदा हो जाता है अगर सोशल डिवीज़न एक पॉलिटिकल इशू बन जाए। तो डू यू थिंक दैट वुमेन कुड हैव made the gains we noted above if their unequal treatment was not raised in the political domain? तो क्या आप सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि वुमेन कुड हैव मेड दी गेंस, उन लोगों को कुछ फायदा हुआ होगा? तो देखते हैं हम लोग आगे। आगे हैं रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। इनको समझते हैं। आई होप जेंडर वाला जो टॉपिक है वो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा।
यहाँ कार्टून के माध्यम से क्या कहा गया है, लेट अस सी इफ कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म आर बैड। अगर कास्टिज्म और कम्युनलिज्म खराब है, व्हाट मेक्स फेमिनिज्म अ गुड थिंग। तो फेमिनिज्म को बढ़िया बनाने में किन चीज़ों का हाथ है। वाई डोंट वी अपोज ऑल दोज हु डिवाइड्स दी सोसाइटी ऑन एनी लाइन्स। हम उन सभी चीज़ों का अपोज क्यों नहीं कर पाते हैं, जैसे कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, जेंडर हो गया, इन सभी चीज़ों को हम लोग अपोज क्यों नहीं करते हैं जो हमारे समाज को बांटता है। तो हमें इनका अपोज करना चाहिए। जैसे कास्टिज्म कम्युनलिज्म समाज के लिए बुरा है, तो फेमिनिज्म भी तो बुरा हो सकता है। तो देखो, आप लोग इनके ऊपर कमेंट करो और हमें बताओ कि आप लोग क्या समझते हो, इनसे क्या राय है आप लोगों की। तो नेक्स्ट टॉपिक है रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। तो इनको हम लोग थोड़ा समझते हैं। लेट अस नॉट टर्न ऑन टू अ वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल डिवीजन। दूसरे प्रकार का सोशल डिवीजन पे आते हैं हम लोग, और ये डिवीजन है दैट इज बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेस। दिस डिवीजन इज नॉट एज यूनिवर्सल एज जेंडर। जैसे जेंडर एक यूनिवर्सल डिवीजन था, हेरार्किकल डिवीजन था, लेकिन ये रिलीजन तो यूनिवर्सल डिवीजन नहीं है। रिलीजियस डाइवर्सिटी इज फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे। आज के समय में बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, हैव इन देयर पॉपुलेशंस फॉलोवर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। अलग अलग रिलीजन्स के फॉलोवर्स हैं इंडिया में हैं, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, उसी प्रकार से अमेरिका हैं, कनाडा हैं, ऑस्ट्रेलिया हैं। दे हैव डिफरेंट पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स। In the case of northern islands, even when most of the people belong to the same religion, there can be serious differences about the वे पीपल प्रैक्टिस दैट रिलीजन। अब जैसे कि देखो, क्रिश्चियनिटी की अगर बात करें तो दे हैव आल्सो डिफरेंट सेक्ट्स। उसमें एक प्रोटेस्टेंट हो जाते हैं, फिर एक कैथोलिक हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी डिफरेंसेस हैं। इस्लाम में यानी कि मुसलमान लोगों में भी शिया मुसलमान हो जाते हैं, सुन्नी मुसलमान हो जाते हैं। हिंदुइज़्म में भी हमें डिफरेंट कास्ट्स देखने को मिलते हैं। रिलीजन में भी अगर हम लोग देखें तो अलग अलग गॉड को मानने वाले लोग हैं, तो उस तरह का थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हो सकता है। जैसे जेंडर डिफरेंसेस था, तो रिलीजियस डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। जेंडर डिफरेंसेस हमें पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा तो देखने को नहीं मिला, लेकिन रिलीजियस डिफरेंसेस जो हैं ये हमें पॉलिटिक्स के फील्ड में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। गांधी जी कहा करते थे, तो क्या कहा करते थे वो, they used to say that religion can never be separated from politics। रिलीजन को पॉलिटिक्स से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। क्या कहना चाहते थे, what he meant by religion was not any particular religion like Hinduism or Islam, but moral values that inform all religions। ये जो मोरल वैल्यूज़ था, उनके कहने का मतलब वो था जो जो इन्फॉर्म करता है, मतलब जो सभी रिलीजन में था। ही बिलीव्ड दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स। उनका मानना था ये जो पॉलिटिक्स हैं ये गाइड होना चाहिए एथिक्स से, जो कि रिलीजन से ड्रॉ किया जा सकता है। से ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स इन आवर कंट्री हैव डिमांडेड that government should take special steps to prevent communal riots and protect religious minorities। तो बहुत सारे ऐसे ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं, उन लोगों ने डिमांड किया है गवर्नमेंट से कि कुछ स्पेशल स्टेप्स लिए जाने चाहिए ताकि कम्युनल राइट्स जो हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो उन लोगों ने कुछ रिकमेंड किए हैं। उसी प्रकार से वुमेन्स मूवमेंट हैज़ argued that family laws of all religions discriminate against women। तो ये जो वुमेन्स मूवमेंट है, इस वुमेन्स मूवमेंट्स में एक चीज़ सामने आया है कि कुछ जो फैमिली लॉज हैं, वो फैमिली लॉज काफ़ी डिस्क्रिमिनेटिंग हैं, वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं अगेंस्ट दी वुमेन। सो दे हैव डिमांडेड दैट गवर्नमेंट शुड चेंज दिस लॉज टू मेक देम मोर इक्विटेबल। तो वुमेन मूवमेंट ने डिमांड किया है कि इन लॉज को चेंज किए जाने चाहिए ताकि ये ज़्यादा इक्विटेबल हो सके। ऑल दीज इंस्टांसेस इन्वॉल्व अ रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन्स
and politics, but they do not seem very wrong or dangerous. Ideas, ideals, and values drawn from different religions can and perhaps should play a role in politics. ये जो आइडियाज़ हैं या फिर आइडियल्स हैं या फिर जो भी वैल्यूज़ हैं अलग अलग रिलीजन में, उनसे जब हम लोग उनको ड्रॉ करते हैं, यानी कि उन वैल्यूज़ को जब हम लोग ड्रॉ करते हैं, इट कैन play a role in politics. People should be able to express in politics their needs. लोगों को चाहिए कि वो लोग अपनी ज़रूरतों को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करें, अपने इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करें, डिमांड्स एज अ मेंबर ऑफ अ रिलीजियस कम्युनिटी। दोज हु होल्ड अब जो पॉलिटिकल पावर को होल्ड करता है शुड समटाइम्स बी एबल टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन so as to prevent discrimination and oppression, and these political acts are not wrong as long as they treat every religion equally. उसी प्रकार से कम्युनलिज्म है, तो कम्युनलिज्म है क्या? तो द प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन रिलीजन इज सीम एज अ बेसिस ऑफ द नेशन। अब समस्या तब हो जाती है जब एक रिलीजन को देखा जाता है कि इट इज़ द बेसिस ऑफ नेशन। Religion is seen as the basis of nation. For example, Northern Ireland in chapter 3 shows that the dangers of such an approach to nationalism. The problem becomes more acute when religion is expressed in politics. अब देखो ये प्रॉब्लम जो है और ज़्यादा एक्यूट हो जाता है जब रिलीजन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता है इन एक्सेसिव एंड पार्टीशन टर्म्स व्हेन वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोअर्स आर पिटेड। अब जैसे कि देखो जब किसी खास रिलीजन को दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट में ज़बरदस्ती है ना ये किया जाता है, फॉलोअर्स आर पिटेड अगेंस्ट अनदर, तो वहाँ पर समस्या हो जाती है। ये कब होता है? जब जैसे कि एक रिलीजियस ग्रुप का कुछ बिलीफ है एंड दिस आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर टू दोज ऑफ द अदर्स, दूसरे रिलीजन के बिलीफ से ये सुपीरियर है। इस तरह से जब दिखाने की कोशिश होती है तो व्हेन द डिमांड्स ऑफ वन रिलीजन रिलीजियस ग्रुप्स आर फॉर्म्ड इन अपोजिशन टू अदर ग्रुप्स, तो यहाँ पर फिर समस्या हो जाती है। एंड व्हेन स्टेट पावर इज़ यूज्ड टू स्टेब्लिश, और जब स्टेट पावर यानी कि सरकार खुद इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं टू स्टेब्लिश द डोमिनेंस ऑफ अ पार्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप ओवर द रेस्ट, तो फिर यहाँ पर समस्या हो जाती है। तो दिस मैनर ऑफ यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज नॉन एज कम्युनल पॉलिटिक्स, इसी को हम लोग कम्युनल पॉलिटिक्स कहेंगे। या फिर ऐसे कहेंगे, मान लेते हैं कि कोई रिलीजन एक ए है, कोई रिलीजन बी है। अगर ए रिलीजन वाले अपने आप को सुपीरियर दिखा रहे हैं बी रिलीजन के अगेंस्ट में, ठीक है, ए रिलीजन वाले अगर अपने आप को सुपीरियर दिखा रहे हैं और इसमें अगर सरकार का भी साथ हो जाए, ठीक है, सरकार भी इस रिलीजन को सुपीरियर दिखाने लगे, तो इस फिर ये समस्या हो जाती है। और इस तरह से अगर रिलीजन को यूज़ किया जाए पॉलिटिक्स में तो इसी को कम्युनल पॉलिटिक्स कहा जाता है। और यही चीज़ तो श्रीलंका में किया गया था सिन्हलास के द्वारा, बुद्धिस्ट रिलीजन को फेवर किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था, तो वहाँ पर यही वाला काम किया गया था, यानी कि कम्युनल पॉलिटिक्स वहाँ पर प्ले किया जा रहा था। इसी प्रकार से कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडियाज दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। कम्युनल पॉलिटिक्स जो है इसी आइडिया के ऊपर बेस्ड है कि जो रिलीजन है दिस इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। और कम्युनलिज्म में इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अलोंग द फॉलोइंग लाइंस, इसी लाइन पर ये जो है ये सोचता है, विचार करता है। और जो फॉलोवर्स होते हैं किसी पार्टिकुलर रिलीजन के, दैट मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी एंड दैट फंडामेंटल इंटरेस्ट आर द सेम। ये जो खास कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले जो 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 लोग होते हैं, जो उनके फॉलोवर्स होते हैं, उनका फंडामेंटल इंटरेस्ट लगभग सेम होता है। एनी डिफरेंसेस दैट दे मे हैव इज, उसमें अगर किसी तरह का कोई डिफरेंसेस भी है दैट इज irrelevant और trivial for community life, and it also follows that people who follow different religions cannot belong to the same social community। और जो मतलब अगर उनका बिलीफ अलग है, अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटी को बिलीव कर मानता है, तो वो सेम सोशल कम्युनिटी से बिलोंग नहीं कर सकता है। एंड इफ़ द फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स हैव
some commonalities there are superficial and मतलब these are superficial and immaterial and their interests are bound to be different and involve a conflict. तो उनके इंटरेस्ट को भी नहीं देखा जाएगा और फिर यहाँ पर कन्फ्लिक्ट होने की संभावना होती है। एंड इन इट्स एक्सट्रीम फॉर्म में कम्युनलिज्म लीड्स टू बिलीफ दैट people belonging to different religions cannot live as equal citizens within one nation। एक ही नेशन में, एक ही राष्ट्र में इक्वल सिटीजन्स के रूप में ये लोग फिर नहीं रह सकते हैं। इधर वन ऑफ देम हैज़ टू डोमिनेट द रेस्ट एंड दे हैव टू फॉर्म डिफरेंट नेशंस। तो इस तरह से एक अलग नेशंस का भी क्रिएशन हो सकता है, एलिनिएशन हो सकता है उस खास कम्युनिटी का जो माइनॉरिटी में है, और जो वन ऑफ देम जो है उनको डोमिनेट होना पड़ेगा फ्रॉम द रेस्ट। तो ये चीज़ें हो सकती हैं कम्युनलिज्म में, यानी कि कम्युनल पॉलिटिक्स जब होगा तो इस तरह की चीज़ें होंगी। एंड दिस बिलीफ इज़ फंडामेंटली फ्लॉड। पीपल ऑफ वन रिलीजन डू नॉट हैव द सेम इंटरेस्ट। अब देखो, किसी खास रिलीजन के लोगों का सेम इंटरेस्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। एंड एस्पिरेशंस इन एवरी कॉन्टेक्स्ट, एवरीवन हैज़ सेवरल अदर रोल्स, पोजीशंस एंड आइडेंटिटीज़। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक अलग रोल होता है, अपना पोजीशंस होता है, उनकी अपनी आइडेंटिटी होती हैं। एंड देयर आर मेनी वॉइसेस इनसाइड एवरी कम्युनिटीज़। प्रत्येक कम्युनिटी में बहुत सारे वॉइसेस होते हैं, बहुत सारा उनका मतलब ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग एक जैसे होंगे, एक जैसे सोच रहे हैं, सभी लोग अलग अलग भी तो हो सकते हैं। एंड ऑल दीज वॉइसेस हैव अ राइट टू बी हर्ड। Therefore, any attempt to bring all followers of one religion together in context other than religion is bound to suppress many voices within the community। तो इसलिए कम्युनलिज्म कैन टेक्स वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। कम्युनलिज्म का अलग अलग फॉर्म हो सकता है पॉलिटिक्स में। तो क्या क्या फॉर्म हो सकता है? द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इन एवरीडे बिलीफ, वो क्या है? These routinely involve religious prejudice, stereotypes of religious communities, and belief in the superiority of one's religion over the other religion। तो एक ये फॉर्म हो सकता है। तो देयर इज सो कॉमन, दिस इज सो कॉमन दैट वी ऑफन फेल टू नोटिस। अब ये इतना कॉमन है कि हम लोग इनको नोटिस भी नहीं कर पाते हैं। एंड व्हेन वी बिलीव इन इट, एंड इवन व्हेन वी बिलीव इन इट, इसमें अगर हम लोग विश्वास करते फिर भी जो है, विश्वास अगर कर भी लेते हैं फिर भी हम लोग इनको नोटिस नहीं कर पाते हैं। अ कम्युनल माइंड, जो एक कम्युनल माइंड होगा, ही ऑफन लीड्स टू अ क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ऑन रिलीजियस कम्युनिटी। एक खास रिलीजियस कम्युनिटी का वो डोमिनेंस चाहेगा, उनके मन में कुछ वैसा ही चलता रहेगा। एंड फॉर दोज बिलोंगिंग टू मेजोरिटी कम्युनिटी, जो मेजोरिटी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा होगा, दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ मेजोरिटेरियन डोमिनेंस। और ये ना एक तरह से मेजोरिटेरियन डोमिनेंस का रूप ले सकता है। एंड फॉर दोज बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ अ डिज़ायर टू फॉर्म अ सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट। और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा होता है ना, इट कैन टेक द फॉर्म, उनके अंदर एक डिज़ायर हो सकता है कि एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट वो बना ले। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। उसी प्रकार से पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन, और क्या फॉर्म हो सकता है इनका? पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन इज अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। इसमें क्या होगा? पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन्स पे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ, जैसे सेक्रेड सिंबल्स का इसमें यूज होगा, रिलीजियस लीडर्स, इमोशनल अपील एंड प्लान फियर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फॉलोवर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन द पॉलिटिकल एरिना। ये जो इसमें इसमें कई तरह की चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, सेक्रेड सिंबल्स इन्वॉल्व होगा, रिलीजियस लीडर्स होंगे, कई तरह के इमोशनल अपील्स किए जाएंगे, और ये जो प्लेन फियर इन ऑर्डर टू, मतलब जो डर जो है वो पैदा किया जाएगा ताकि जो फॉलोवर्स हैं
किसी खास रिलीजन का उनको एक साथ लाया जा सके एक खास पॉलिटिकल एरिना में। और एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में दिस ऑफन इन्वॉल्व्स special appeal to the interest or emotions of voters of one religion is preferred to others। कभी कभार क्या होता है, कम्युनलिज्म टेक्स इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस। यहाँ पर हिंसा हो जाती है, राइट्स हो जाता है, मैसेकर हो जाता है। इंडिया एंड पाकिस्तान सफर्ड सम ऑफ द मतलब वोस्ट कम्युनल राइट्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये कम्युनल राइट्स हुआ था उस दौरान में, एंड इट टुक द वोस्ट कम्युनल इट वाज द वोस्ट कम्युनल राइट्स एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में भी हमें लार्ज स्केल में कम्युनल वायलेंस देखने को मिला है और कई ऐसे इंस्टांसेस हुए हैं जब कम्युनल वायलेंसेस देखने को मिला है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि कम्युनलिज्म जो है ये अलग अलग फॉर्म ले सकता है एक पॉलिटिक्स में। तो यहाँ से एक प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकता है, इट कुड बी ऑफ utmost इम्पोर्टेंस फॉर अस। सेक्युलर स्टेट, तो कम्युनलिज्म वाज एंड कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। हमारे देश में ये जो कम्युनलिज्म है ये एक मेजर चैलेंज के रूप में है। दिस मेक्स द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अवेयर ऑफ दिस। इस चैलेंज को लेकर के यानी कि ये उन्हें पता था कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, एंड दैट इज़ वाई दे चूज द मॉडल ऑफ सेक्युलर स्टेट। इसीलिए उन्होंने एक सेक्युलर स्टेट वाला मॉडल चूज़ किया। This choice was reflected in several constitution provisions that was studied last year। क्लास 9 में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो अब देखो, अपने भारत में देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट। हमारे भारत में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे कि श्रीलंका में बुद्धिज़्म है, पाकिस्तान में इस्लाम है, इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी है, दे दैट इज देयर ऑफिशियल रिलीजन। एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अ स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। किसी भी रिलीजन को हमारे देश में स्पेशल स्टेटस नहीं मिला है। तो हम लोग, इसका मतलब हो गए सेक्युलर स्टेट। और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स to all individuals and communities freedom to profess, practice and propagate any religion or not to follow any। हमारे देश के संविधान में आर्टिकल नंबर 25 दिया हुआ है और इस आर्टिकल के अंदर साफ साफ लिखा गया है कि हम लोग किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपेगेट कर सकते हैं, और मर्जी हो तो किसी को भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्पष्ट लिखा गया है, ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज हैव फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। उसी प्रकार से द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। रिलीजन के आधार के ऊपर यानी कि रिलीजन को आधार बना करके किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर ऑफ रिलीजन in order to ensure equality within religious communities। जैसे कि it it bans untouchability। तो अनटचेबिलिटी को टोटली बैन किया हुआ है। अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म इज़ प्रोहिबिटेड इन इंडिया, और संविधान के थ्रू जो है ये इंश्योर कर दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इनइक्वलिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटी। तो ये सब कुछ प्रोविजंस दिया गया है जिस वजह से इंडिया जो है एक सेक्युलर स्टेट हो जाता है। तो अंडरस्टूड इन दिस सेंस सेक्युलरिज्म इज नॉट जस्ट एन आइडियोलॉजी ऑफ सम पार्टीज और पर्सन। ये किसी खास पार्टी या किसी खास पर्सन की आइडियोलॉजी नहीं है। दिस आइडिया कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री। कम्युनलिज्म शुड नॉट बी सीन एज अ थ्रेट टू सम पीपल इन इंडिया। अब ये हमारे देश में थ्रेट के रूप में बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। इट थ्रेटन्स द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया। दैट इज वाई कम्युनलिज्म नीड्स टू बी
कॉम्बेटेड, इसीलिए कम्युनलिज्म से हमें लड़ना पड़ेगा। एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हम लोगों के देश का है कॉन्स्टिट्यूशन, इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट टू कॉम्बैट कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म से लड़ने के लिए सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन होना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, या फिर सिर्फ नेसेसरी नहीं है, या फिर सफिशिएंट नहीं है। कम्युनलिज्म, प्रिजुडिस एंड प्रोपेगेंडा नीड्स टू बी काउंटर्ड इन एवरीडे लाइफ, एंड religion based mobilization needs to be countered in the arena of politics। पॉलिटिक्स में जो ये कम्युनलिज्म है इनको प्रैक्टिस की जाती हैं, एवरीडे लाइफ में रिलीजियस बेस्ड जो मोबिलाइजेशन हो रहा है उन्हें हमें काउंटर करना पड़ेगा। तब सही मायने में हम लोग इन चीज़ों से लड़ सकते हैं और इस देश को बचा सकते हैं। आई होप ये वाला टॉपिक भी आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अब देखो, वी हैव सीन टू इंस्टांसेस ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिविजन्स इन द अरीना ऑफ पॉलिटिक्स, वन लार्जली पॉजिटिव एंड द अदर लार्जली निगेटिव। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट में वो हमारा जेंडर आ गया, और दूसरा निगेटिव वाले एस्पेक्ट में कम्युनलिज्म आ गया। अब हम लोग फाइनल केस के ऊपर चलते हैं, दैट इज कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अब इस कास्ट एंड पॉलिटिक्स में दोनों एस्पेक्ट हैं, पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों हैं। तो कैसे हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो कास्ट इनइक्वलिटीज़ को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि जैसे जेंडर है, रिलीजन है, इनके बिल्कुल विपरीत कास्ट डिवीज़न इज स्पेशल टू इंडिया। ऑल सोसाइटीज़ हैव सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वलिटी एंड सम फॉर्म ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर, and in most societies occupations are passed on from one generation to another। अब देखो, मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ में क्या है कि जो उनके ऑक्यूपेशंस हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास किया है। कास्ट सिस्टम इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस, और जो कास्ट सिस्टम है इन्हीं में से एक्सट्रीम फॉर्म है। तो व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर सोसाइटीज़ इज़ दैट in this system, hereditary occupational division was sanctioned by rituals। अब इसमें क्या हुआ, ये जो हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीज़न था उनको रिचुअल्स के रूप में जो है वो रिचुअल्स के थ्रू जो है वो सैंक्शन कर दिया गया, एंड मेंबर्स ऑफ द सेम कास्ट ग्रुप वेयर सपोज्ड टू फॉर्म अ सोशल कम्युनिटी। और इस तरह से सेम कास्ट ग्रुप के जो मेंबर्स थे उन लोगों ने खास तरह की सोशल कम्युनिटी को बना दिया, जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता द सेम और सिमिलर ऑक्यूपेशन, married within the caste group and did not eat with the members from other caste group। जो अदर कास्ट ग्रुप जो हैं उनके साथ वो बैठ के खाना भी नहीं खाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है। सेम कास्ट में मैरिज करेगा एंड डिड नॉट ईट विद मेंबर्स फ्रॉम अदर कास्ट ग्रुप। तो इस तरह से कास्ट सिस्टम में हमें ये प्रैक्टिसेस देखने को मिलते हैं। कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट आउटकास्ट ग्रुप्स। They were subjected to the inhuman practice of untouchability, about which you have learned in previous class, that is class 9. And that is why political leaders and social reformers like Jyotiba Phule, Gandhi ji, B.R. Ambedkar, Periyar Ramaswamy Nakar advocated and worked to establish a society in which caste inequalities are absent। तो इन लोगों ने इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम भी किया, partly due to their effort and partly due to other social economic changes। Caste and caste system in modern India have undergone great changes। तो इन सभी लीडर्स की वजह से, उनके प्रयासों के वजह से कास्ट सिस्टम में जो है बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं। विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, growth of literacy and education, occupational mobility, and the weakening of the position of landlords in the village, जो ओल्ड नोशंस था कास्ट हायरार्की का, ये ब्रेक डाउन हुआ है। नाउ मोस्ट ऑफ द
Now, most of the times in urban areas, it does not matter much who is walking along next to us. अब हम सभी लोगों को जो शहरी क्षेत्र हैं यहाँ हमें पता भी नहीं लग पाता है कि हमारे आसपास कौन चल रहे होते हैं, या फिर गलियों में, या फिर रेस्टोरेंट वगैरह सब में हमारी टेबल के आसपास कौन खा रहे होते हैं। इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है, तो बहुत हद तक जो है कास्टिज़्म रिड्यूस भी हुआ है। The Constitution of India prohibited any caste-based discrimination and laid the foundation of policies to reverse the injustice of the caste system। इस तरह की पॉलिसीज़ उन्होंने बनाया, लेट द फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी, ताकि इस तरह की इनजस्टिस को, ये जो कास्ट सिस्टम वाली जो इनजस्टिस है, इनको रिवर्स किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। एंड इफ़ अ पर्सन हु लिव्ड अ century ago were to return to India, she would be greatly surprised at the changes that has come about in the country। इस देश में अगर 100 वर्ष पहले कोई आया था और वो अब इस देश में आए, तो बहुत हद तक उन्हें चेंजेस इस देश में देखने को मिलेगा, क्योंकि कास्ट सिस्टम बहुत हद तक अब रिड्यूस हो चुका है। Yet caste has not disappeared from contemporary India. Some of the older aspects of caste have persisted. इवन नो जो पुराने एस्पेक्ट्स हैं कास्ट सिस्टम के, अब भी परसिस्ट कर रहे हैं, अब भी यहाँ पर हैं। इवन नो मोस्ट पीपल मैरी, आज के समय में मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो लोग शादी करते हैं विद इन देयर ओन कास्ट और ट्राइब, अपने ही ट्राइब में या अपने कास्ट में वो शादी करते हैं। अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट एंडेड कम्प्लीटली। अनटचेबिलिटी जो है ये भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है, डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशंस। इफेक्ट्स ऑफ सेंचुरीज ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कंटिन्यू टू बी फेल्ट टुडे। जो सदियों तक जो एडवांटेज डिसएडवांटेज जो उन लोगों ने फेस किया, वो आज भी फील होता है। द कास्ट ग्रुप that had access to education under the old system have done very well in acquiring modern education as well। अब जो कास्ट ग्रुप जिन कास्ट ग्रुप को एजुकेशन मिला, गॉट एक्सेस टू एजुकेशन अंडर द ओल्ड सिस्टम, उन लोगों ने दे हैव डन वेरी वेल इन एक्वायरिंग मॉडर्न एजुकेशन को प्राप्त करने में उन लोगों ने काफ़ी बढ़िया किया। दोज ग्रुप्स दैट डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन, अब जिन ग्रुप्स को एजुकेशन का एक्सेस नहीं मिल पाया था और वेर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्वायरिंग इट, या फिर एजुकेशन लेने से प्रोहिबिट किया गया था, मना किया गया था, वो लोग नेचुरली पीछे रह गए हैं। और जब वो नेचुरली लैग्ड बिहाइंड, दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डिस्प्रोपोर्शनेटली डिस्प्रो disproportionately large presence of upper caste among the urban middle classes in our country। इसीलिए हमें ये डिस्प्रपोर्शनेट प्रेजेंस देखने को मिलता है कि अपर कास्ट में जो जो अर्बन एरियाज़ में, अर्बन मिडिल क्लासेस में अपर कास्ट के लोग हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जबकि लोअर कास्ट के लोग जो हैं वो कम संख्या में हैं। कास्ट कंटिन्यूज टू बी क्लोजली लिंक्ड टू इकोनॉमिक स्टेटस एज वेल। अगर हम लोग इकोनॉमिक स्टेटस भी देखें तो कास्ट से ये लिंक तो करता है, क्योंकि जो जिन लोगों को एजुकेशन का एक्सेस मिला, जो लोग अच्छे से पढ़ लिख पाए, उन लोगों ने अच्छे जगह पे काम किया, अच्छी जगह पे नौकरी लगी, पहले उन लोगों को नौकरी मिली और वो लोग अच्छा कर पाए। और जैसे पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट रिलीजियस, यहाँ पे कुछ ग्राफ दिखा रहा है, बार ग्राफ में हम लोग देख पा रहे हैं रिलीजियस कम्युनिटीज़ का अगर पॉपुलेशन देखें तो मुस्लिम्स 14.2%, हिंदू 79.8%, उसी प्रकार से क्रिश्चियन 2.3%, सिख जो है 1.7% हैं। और तो हम लोग यहाँ देख रहे थे कि जो ये कास्ट हैं, जिन जिन ग्रुप्स को पढ़ाई लिखाई का एक्सेस मिला, एजुकेशन का एक्सेस मिला, वो लोग आज मॉडर्न एजुकेशन ले रहे हैं, और मॉडर्न एजुकेशन ले रहे हैं तो ठीक ठाक अर्न कर रहे हैं। तो मतलब कि इकोनॉमिक स्टेटस भी कास्ट से तो जुड़ा है। कास्ट कंटिन्यूज टू बी क्लोजली लिंक्ड टू इकोनॉमिक स्टेटस। एंड
नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कास्ट इन पॉलिटिक्स। देखो, एज इन द केस ऑफ कम्युनलिज्म में जैसा केस था, कास्टिज्म इज रूटेड इन द बिलीव दैट कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। ये जो कास्ट है, इट इज़ द सोल बेसिस, मतलब सोशल कम्युनिटी का ये एक तरह से आधार है। अकॉर्डिंग टू दिस वे ऑफ थिंकिंग, पीपल बिलोंगिंग टू सेम कास्ट। अब इस तरह से अगर हम लोग सोचें तो जो लोग सेम कास्ट से बिलोंग करते हैं, बिलोंग टू अ नेचुरल सोशल कम्युनिटी एंड हैव दिस सेम इंटरेस्ट विच दे डू नॉट शेयर विद एनी वन फ्रॉम अनदर कास्ट। अब इसमें अगर देखें तो दे हैव सेम इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट सेम है, विच दे डू नॉट शेयर विद एनी वन। बाकी दूसरे कास्ट से वो किसी से वो इस तरह से शेयर नहीं करते हैं इस तरह के इंटरेस्ट। एंड एज वी सॉ इन द केस ऑफ कम्युनलिज्म, सच ए बिलीफ इज नॉट born आउट बाय आवर एक्सपीरियंस। Caste is one aspect of our experience, but it is not the only relevant or more important aspect. अब देखो, कास्ट जो है पॉलिटिक्स में इनका अलग अलग फॉर्म हो सकता है। इट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। अब जैसे व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट, जब पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट को चूज करती हैं तो उनके दिमाग में कास्ट कंपोजिशन उस इलेक्टोरेट का होता है। वो लोग ऐसे ही कैंडिडेट को नॉमिनेट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट कास्ट सो एज टू मस्टर नेसेसरी सपोर्ट टू विन इलेक्शंस। अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी के, मेजॉरिटी कास्ट के अगर कोई खास, मेजॉरिटी कास्ट के अगर लोग उस एरिया में ज़्यादा हैं तो इस बात की संभावना ज़्यादा है कि मेजॉरिटी कास्ट वाले जो ग्रुप्स हैं या फिर रिलेटेड कास्ट के जो मेंबर्स हैं उनको वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव के रूप में खड़ा किया जाता है। और जब सरकार बनती हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली टेक केयर दैट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट कास्ट्स एंड ट्राइब्स फाइंड अ प्लेस इन इट। उसी प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शन मेक अपील टू कास्ट सेंटिमेंट्स। कास्ट सेंटिमेंट्स को वो मुद्दा बनाते हैं और अपील्स टू कास्ट सेंटिमेंट ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। सम पॉलिटिकल पार्टीज और नॉन टू फेवर सम कास्ट। कुछ खास पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कुछ खास कास्ट को फेवर करते हैं एंड आर सीन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। और ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा जाता है उन्हें कि है ना, वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उस खास ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उसी प्रकार से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड दी प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट। देखो, जो ये वन पर्सन वन वोट है तो इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति एक ही वोट डाल सकता है। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति 18 या 18 से ऊपर हो चुका है तो उन्हें वोटिंग का अधिकार है। तो इट हैज़ कंपेल्ड पॉलिटिकल लीडर्स टू गियर अप टू द टास्क ऑफ मोबिलाइजिंग एंड सिक्योरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट। इट आल्सो ब्रॉट, अब देखो कुछ लग रहा है छूटा हुआ है। हम्म, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट कंपेल्ड पॉलिटिकल लीडर्स, इन लोगों ने पॉलिटिकल, इन चीज़ों ने पॉलिटिकल लीडर्स को कंपेल किया किस चीज़ के लिए, टू गियर अप टू द टास्क ऑफ मोबिलाइजिंग एंड सिक्योरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट। इट आल्सो ब्रॉट न्यू कंसियसनेस अमॉन्ग द पीपल ऑफ द कास्ट दैट वेर हैदर टू ट्रीटेड एज इंफीरियर एंड लो। अब इन चीज़ों के वजह से, किन चीज़ों की वजह से, वन पर्सन वन वोट और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की वजह से जो ये लोअर कास्ट के जो लोग थे तो उनका भी एक खास इम्पोर्टेंस हमें देखने को मिल रहा है पॉलिटिक्स में। द फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन समटाइम्स गिव एन इम्प्रेशन दैट इलेक्टोरेट आर ऑल अबाउट कास्ट। ये जो इलेक्शंस जो होते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स। दैट इज़ फार फ्रॉम ट्रू। जस्ट कंसिडर दिस, इन चीज़ों को हम लोग देखें यहाँ तो, जैसे नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन द कंट्री हैज़ अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। इस देश में कोई भी ऐसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है जहाँ किसी खास कास्ट वाले की मेजोरिटी हो। तो इसीलिए every candidate and party needs to win the confidence of more than one caste and community to win the elections.
Similarly, no party wins the votes of all the voters of a caste और कम्युनिटी। किसी खास कास्ट या खास कम्युनिटी के वोटर्स के सारे वोटर्स के वोट उन्हें नहीं मिल जाते हैं। When people say that a caste is a vote bank, जब लोग कहते हैं कि ये कास्ट जो है वो उनका वोट बैंक है किसी खास पार्टी का, of one party, it usually mean that large proportion of that caste जो हैं वो उनको वोट करने वाला है, उस खास पार्टी को वोट करने वाले हैं। द वोटर्स फ्रॉम दैट कास्ट वोट फॉर द पार्टी। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप कैंडिडेट फ्रॉम द सेम कास्ट। अब बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे हो सकते हैं जो सेम कास्ट के बहुत सारे कैंडिडेट्स को वो खड़ा कर सकते हैं। सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट while many voters have no candidate from their caste। और बहुत सारे वोटर ऐसे भी हो सकते हैं जिनको उनके कास्ट वाले जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव ना मिल सके, तो ऐसा भी हो सकता है। उसी प्रकार से रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग एमपी और एमएलए फ्रीक्वेंटली लूज इलेक्शंस इन आवर कंट्री। ऐसा भी होता है कि रूलिंग पार्टी इलेक्शन हार जाती हैं, सिटिंग एमएलए एमपी इलेक्शन हार जाती है। तो क्या वजह रहा होगा? दिस कुड नॉट हैव हैपेंड इफ ऑल कास्ट एंड कम्युनिटीज वर फ्रोजन इन देयर पॉलिटिकल प्रेफरेंस। है ना, ऐसा नहीं हुआ होता अगर ये चीज़ होता कि सारे मतलब उस कास्ट के सारे लोग उनको वोट दे रहे हैं, उस कम्युनिटी को सारे लोग उनको वोट दे रहे हैं, तो कभी कोई एमएलए या एमपी इलेक्शन नहीं हारता, सिटिंग एमएलए एमपी इलेक्शन नहीं हारता, रूलिंग पार्टी इलेक्शन नहीं हारता। तो क्लियरली वाइल कास्ट मैटर्स इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, कास्ट मैटर करता है, सो डू मैनी अदर फैक्टर्स एज वेल। दी वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू पॉलिटिकल। ये जो वोटर्स होते हैं इनका तो अटैचमेंट होता ही है पॉलिटिकल पार्टी से, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है, विच इज़ ऑफन स्ट्रॉन्गर देन देयर अटैचमेंट टू देयर कास्ट और कम्युनिटी। कास्ट और कम्युनिटी के रेस्पेक्ट में उनका पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा अटैचमेंट होता है। इसीलिए पीपल विद इन द सेम कास्ट और कम्युनिटी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। सेम कास्ट और सेम कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका अलग अलग इंटरेस्ट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशन। जैसे रिच एंड पुअर और मेन एंड वुमेन फ्रॉम द सेम कास्ट ऑफन वोट वेरी डिफरेंटली। और ये पैटर्न देखा भी गया है कि जो अमीर हैं, गरीब हैं, मेन हैं, वुमेन हैं, ये सब फैक्टर्स भी बहुत मायने रखता है। पीपल्स असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पॉपुलरिटी rating of the leaders matters and are often decisive in election। लीडर्स की पॉपुलरिटी रेटिंग हो गई, ये भी मतलब काफ़ी ज़्यादा डिसिसिव होता है किसी भी इलेक्शन में। तो दिस इज कास्ट इन पॉलिटिक्स। एंड सिमिलरली एक दूसरा टॉपिक आ जाता है हमारा पॉलिटिक्स इन कास्ट। देखो यहाँ क्या होता है, वी हैव सो फार लुक्ड एट व्हाट कास्ट डज इन पॉलिटिक्स। तो कास्ट इन पॉलिटिक्स जब देखे तो इसमें हम लोग देखे थी कास्ट क्या कर सकता है पॉलिटिक्स में, बट इट डज नॉट मीन दैट देर इज ओनली वन वे रिलेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन वे रिलेशन है बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स टू इन्फ्लुएंस द कास्ट सिस्टम, पॉलिटिक्स भी इन्फ्लुएंस करता है कास्ट सिस्टम को। तो कैसे करता है वही हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। And caste identities by bringing them into political arena. Thus, it is not politics that gets caste arena. It it is the caste that gets politicized। तो ये भी अलग अलग फॉर्म हो सकता है, जैसे कि each caste group tries to become bigger। प्रत्येक कास्ट ग्रुप जो है वो और ज़्यादा बड़ा बनना चाहता है। कैसे? बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट, अपने में जो है खुद में जो है नाइबरिंग कास्ट को जो या फिर जो सब कास्ट है उनको समाहित करके ये और ज़्यादा बिगड़ बनना चाहता है, विच वर अर्लियर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। उसी प्रकार से वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ कॉलिशन। अलग अलग कास्ट ग्रुप कॉलिशन में आते हैं, इकट्ठा होते हैं एक जगह with other caste or communities and thus enter into a dialogues and negotiation। फिर negotiations होता है, तो इस तरह से ये भी फॉर्म हो सकता है। न्यू काइंड्स ऑफ
कास्ट ग्रुप्स हैव कम अप इन द पॉलिटिकल एरिना में। एक नए प्रकार के कास्ट ग्रुप आए, जैसे बैकवर्ड हो गया, फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप हो गया। तो ये सब एक नए नए शब्द प्रयोग में आ रहे हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कास्ट जो है इट प्लेज डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स इन पॉलिटिक्स। किसी सिचुएशन में एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट डिफरेंसेस इन पॉलिटिक्स गिव्स मेनी डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज दिस स्पेस टू डिमांड देयर शेयर ऑफ पावर्स। और इन दिस सेंस कास्ट पॉलिटिक्स हैज़ हेल्प्ड पीपल फ्रॉम, जैसे दलित हो गया या ओबीसी कास्ट, टू गेन बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। सेवरल पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन डिमांडिंग एंड एजिटेटिंग फॉर एन end to discrimination against particular caste, for more dignity and more access to land, resources and opportunities. And at the same time, exclusive attentions to the caste can produce negative result as well, as in the case of religion। जैसे रिलीजन में हुआ, पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी अलोन इज नॉट वेरी हेल्दी इन डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी में हेल्दी नहीं हो सकता है। जैसे जैसे हम लोग रिलीजन वाले केस में देखें तो पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी, कास्ट आइडेंटिटी के ऊपर जो बेस्ड पॉलिटिक्स होगा अलोन इज नॉट वेरी हेल्दी इन डेमोक्रेसी। इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अदर प्रेसिंग इश्यूज। जो बाकी दूसरे मुद्दे हैं, जैसे पॉवर्टी हो गया, डेवलपमेंट हो गया, करप्शन हो गया, अब इन सब मुद्दों से जो है ध्यान को भटका सकता है। तो इन सम केसेस कास्ट डिवीज़न लीड्स टू टेंशन। कई केसेस ऐसे भी होते हैं जहां कास्ट डिवीज़न के वजह से टेंशन हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और इवन वायलेंस भी देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फॉर्म भी ले सकता है कास्ट में, जो कि एक निगेटिव इम्पैक्ट डालता है हमारे डेमोक्रेसी के ऊपर। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है अपना वो ख़त्म हो जाता है। और आई होप ये चैप्टर आप सभी लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर आप सभी लोगों को कोई भी चीज़ ऐसा लगे जो समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा आपके उन इश्यूज़ को रिसॉल्व करने के लिए। तो साथियों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।